नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्ज्वल आपके अपने परिवार IQ गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमने पिछली क्लास में अपना नया चैप्टर शुरू किया समास। उस समास में मैंने आपको बताया कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है किसी बात को संक्षेप में कहना। फिर मैंने आपको समास की परिभाषा बताई। समास की परिभाषा होती है जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, हम दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया जो समास है हमारा वो किन शब्दों से मिलकर बना होता है। समास जो है हमारा वो सम धन और आस यानी कि सम और आस धातु से मिलकर बना होता है। सम का अर्थ होता है हमारा उचित रूप से, और आस का जो मतलब होता है या अर्थ होता है हमारा वो होता है पास बैठने वाला, यानी कि ऐसा कोई जिसका उचित अर्थ हो और वह पास में हो, यानी कि ऐसा कोई जो पास में बैठकर उचित अर्थ देता हो, हम उसे समास कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि समास के मुख्य हमारे चार भेद होते हैं। समास के कौन कौन से चार भेद होते हैं? नंबर 1 हमारा अव्ययी भाव समास, नंबर 2 हमारा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं जिसमें 2 मुख्य होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा क्रमधारय समास और दूसरा हमारा द्विगु समास, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा बहुब्रीहि समास, और जो चौथा होता है वो होता है हमारा द्वंद्व समास। और जो कल की क्लास में मैंने आपको अव्ययी भाव समास की परिभाषा बताई और अव्ययी भाव समास को पहचानने की आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई, और उसके आधार पर हमने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण किए। फिर हमने पढ़ा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में हमने बताया कि इसको पहचानने की क्या ट्रिक होती है और उसकी क्या परिभाषा होती है। और जो हमने कल उदाहरण किए कल वे हमने उपसर्ग पर आधारित हमने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण किए। जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम से प्रसर्ग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमारा कौन सा पद प्रधान होता है? मैंने आपको कल ही बताया था कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसी का आधार पर हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे। जैसे कल का जो हमारा आखिरी उदाहरण था वो था रस भरा। क्या? रस भरा जो था वो हमारा कल का उदाहरण था। इसी प्रकार अगला उदाहरण हम लेंगे तुलसी कृत। क्या? तुलसी कृत हमारा अगला उदाहरण हो जाएगा। अगला उदाहरण हम लेंगे पद दलित। क्या? पद दलित अगला हमारा उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार अगला जो हमारा उदाहरण होगा वो हो जाएगा नीति युक्त। क्या हो जाएगा? नीति युक्त। इसी प्रकार बेटा जो अगला उदाहरण होगा वो हमारा हो जाएगा शोकाकुल। क्या? शोकाकुल हमारा अगला उदाहरण हो जाएगा। और जो अगला उदाहरण होगा वो होगा हमारा अकाल पीड़ित। क्या? अकाल पीड़ित भी हमारा एक उदाहरण हो जाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं, वो हो जाएगा हमारा रोगग्रस्त। क्या? रोगग्रस्त भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। देखिए दिख रहा है साफ? रोगग्रस्त जैसा हमारा पहला उदाहरण है रस भरा। मैंने आपको बताया कि जब रस के साथ भरा शब्द जुड़ जाता है तो इसका अलग ही यानी कि इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, इसका एक अलग ही अर्थ निकल के आता है। तो इससे हमें क्या समझने को मिलता है? इससे हमें मिला कि जो इसका उत्तर पद है वो प्रधान है, यानी कि जो इसका अर्थ है वो उत्तर पद पर ही आधारित है या उत्तर पद पर ही निर्भर है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रधान पद हो जाएगा। तो रस से भरा, रस भरा हम किसे कहते हैं? जब हम इसकी व्याख्या करेंगे
तो किसे क्या कहते हैं हम रस भरा को? रस से भरा। क्या? रस से भरा। यानी कि जो हमें इसमें परसर्ग चिन्ह दिखाई दिया वो दिखाई दिया से। क्या? से। और मैंने आपको पहचानने की ट्रिक बताई थी कि जिसमें भी कारक चिन्ह का प्रयोग हो उसमें वहां पे हमारा क्या होता है? वहां पे हमारा तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार से हमें शेष के होने से हमें तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास है। अब हम चलते हैं अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण है तुलसी। क्या? तुलसी कृत। यानी कि तुलसी, तुलसी क्या है? तुलसी एक हमारा पौधा होता है और एक तुलसी हमारे कवि थे। ठीक है। और कृत, कृत यानी कि करने वाला या रचना वाला, रचना वाला या करने वाला या लिखने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? कृत। यानी कि जब इसमें कृत का प्रयोग, कृत शब्द जुड़ जाता है तो कृत शब्द के जुड़ने से इसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? यहाँ पे देखने को मिला कि ये हमारा जो है उत्तर पद ये यहाँ पे प्रधान है। अगर हम इसकी व्याख्या करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है तुलसी से कृत। क्या? तुलसी से कृत। इसी प्रकार बेटा जो अगला उदाहरण है हमारा वो है हमारा पद दलित। क्या? पद दलित। पद, पद का अर्थ होता है एक निश्चित पद, यानी के जगह कि ये तुम्हारा पद है। हम कहते हैं जैसे सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, ठीक है, ये क्या होते हैं? निरीक्षक, उप निरीक्षक, ये क्या होते हैं? ये हमारे क्या होते हैं? पद होते हैं। और दलित, दलित ऐसा कि जो जिसकी पद दलित, यानी कि पद के साथ जब हमारा दलित शब्द जुड़ जाता है और दलित शब्द जुड़ने से जो इसका अर्थ है, इसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। इसके माध्यम से हमें पता लगा कि जो हमारा उत्तर पद है इसी के जुड़ने से हमारा इसका जो है अर्थ बदल जाता है। तो इसी के आधार पर हम जानेंगे कि ये उत्तर पद जो है वो हमारा प्रधान है। और जब हम इसका अर्थ निकालेंगे क्या होता है? पद दलित, यानी कि पद से दलित। क्या कहेंगे हम कहेंगे पद से दलित। यानी कि यहां पर भी हमारा क्या है? यहां पर भी हमारा से प्रसर्ग है और से प्रसर्ग उसी में मिलेगा जहां पे हमारा तत्पुरुष समास होगा। इस प्रकार जो अगला उदाहरण है वो है हमारा नीति युक्त। क्या? कि नीति युक्त। कि नीति, नीति का अर्थ होता है नियम और युक्त, युक्त का मतलब होता है भरपूर। ठीक है। तो इससे हमें पता लगा कि जब नीति के साथ युक्त शब्द जुड़ जाता है और युक्त शब्द के जुड़ने से जो इसका अर्थ होता है वो एक विशेष अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। और जो अर्थ परिवर्तित करते हैं हम उसी को प्रधान पद कहते हैं। तो इसमें प्रधान पद क्या है? वो है युक्त। तो जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो क्या कहते हैं हम? नीति युक्त क्या होता है? नीति युक्त होता है नीति से युक्त। नीति से युक्त, उसे हम क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे नीति युक्त। इसमें हमें क्या देखने को मिला? इसमें भी हमें से प्रसर्ग देखने को मिला। इसके बाद अगला उदाहरण है हमारा शोकाकुल। क्या? शोकाकुल। यानी कि जब हम शोक के साथ आकुल शब्द जोड़ते हैं, जब हम शोक, शोक का मतलब दुख, और दुख के साथ जब हम आकुल शब्द जोड़ते हैं और आकुल शब्द जुड़ने से जो हमारे अर्थ में परिवर्तन होता है और जो अर्थ में परिवर्तन करता है हम उसी को प्रधान पद कहते हैं। और जो यहाँ पे अर्थ में परिवर्तन कर रहा है वो कौन है? वो है हमारा उत्तर पद। यानी कि यहाँ पे उत्तर पद ही प्रधान है। शोकाकुल, शोकाकुल की जब हम व्याख्या करते हैं, शोकाकुल किसे कहते हैं? शोकाकुल कहते हैं शोक से आकुल। और शोक से जो आकुल होता है वही हमारा क्या होता है? वही हमारा शोकाकुल होता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा क्या? अगला उदाहरण है हमारा पीड़ित। क्या? अगला जो उदाहरण है हमारा वो है अकाल पीड़ित। यानी कि अकाल के साथ जब हम पीड़ित शब्द को जोड़ते हैं और अकाल पीड़ित से जो हमारा अर्थ परिवर्तन होता है वो क्या हो जाता है? वो होता है हमारा पीड़ित शब्द के जुड़ने से। और जब हम पीड़ित, जिससे जो शब्द परिवर्तन होता है जिस शब्द के जुड़ने से, उसी को हम प्रधान पद कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमारा पीड़ित जो शब्द है वही यहाँ पे उत्तर पद जो है वही प्रधान है। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित किसे कहते हैं? अकाल पीड़ित किसे कहते हैं? जो अकाल से पीड़ित हो। क्या? जो अकाल से पीड़ित को ही हम क्या कहते हैं? अकाल पीड़ित।
ठीक है, शोक से आकुल और अकाल से पीड़ित, इनमें भी हमें क्या देखने को मिला, इनमें भी हमें से प्रसर्ग का चिन्ह देखने को मिला। इसके बाद जो हमारा आखिरी उदाहरण बचता है वो है हमारा रोगग्रस्त। क्या, रोगग्रस्त, यानी कि रोग से ग्रस्त। जब हम रोग के साथ ग्रस्त शब्द जोड़ते हैं और ग्रस्त शब्द जुड़ने से जो हमारा अर्थ में विशेष परिवर्तन होता है और जो विशेष अर्थ में परिवर्तन करता है वो हमारा क्या होता है, वही पद हमारा प्रधान होता है, और जो यहाँ पे पद प्रधान है वो है ग्रस्त, यानी कि रोगग्रस्त। रोगग्रस्त की व्याख्या करते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका निकलता है रोग से ग्रस्त, ठीक है, या रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित या रोगग्रस्त, ठीक है। यहां भी हमें देखने को क्या मिला, यहां भी हमें से प्रसर्ग देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे से प्रसर्ग पर आधारित उदाहरण। अब हम चलते हैं इसके अगले कारक चिन्ह पर कि इससे अगले वाला हमारा क्या कारक चिन्ह होता है और उस पर आधारित उदाहरण हमारे कौन कौन से होते हैं। जो आगे होगा हमारा उदाहरण वो होगा हमारा के लिए पर आधारित, कहीं पर के लिए प्रसर्ग पर आधारित। जैसे हमारा पहला उदाहरण हो जाता है शिक्षक आल्य। क्या हो जाता है, शिक्षा आल्य, पहला उदाहरण हमारा शिक्षा आल्य हमारा पहला उदाहरण हो जाता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा हो जाएगा विधानसभा। क्या, विधानसभा भी एक हमारा उदाहरण हो जाएगा। और हमारे कौन कौन से उदाहरण बन सकते हैं, और एक हमारा हो जाएगा गौशाला। क्या, गौशाला भी हमारा एक इसका उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा और उदाहरण लेते हैं हम। एक हमारा उदाहरण हो जाएगा देशभक्ति। क्या, देशभक्ति भी एक हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। और एक जो उदाहरण होगा वो हमारा हो जाएगा हथकड़ी। क्या, हथकड़ी भी एक हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। और जो एक उदाहरण बनेगा वो हमारा हो जाएगा रहा खर्च। क्या, रहा खर्च भी एक हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। और जो एक उदाहरण बनेगा वो हमारा हो जाएगा रसोई घर। क्या, रसोई घर भी एक इसका उदाहरण हो जाएगा। तो ये है हमारे किस पर आधारित, के लिए प्रसर्ग पर आधारित महत्वपूर्ण उदाहरण। जैसे हमारा पहला ही उदाहरण है, क्या, हमारा पहला उदाहरण है शिक्षक आल्य। क्या है, शिक्षा आल्य, गेट खोल दिया, शिक्षा आल्य। तो शिक्षा आल्य में जब हमने देखा कि शिक्षा में जब क्या जुड़ जाता है, शिक्षा में जब हमारा आल्य शब्द जुड़ जाता है, तो शिक्षा में जब आल्य शब्द जुड़ जाता है और आल्य शब्द जुड़ने से जो इसके अर्थ में परिवर्तन होता है, क्या होता है, इसमें एक विशेष परिवर्तन होता है। और जो परिवर्तन जिस शब्द के लगने से परिवर्तन होता है वही पद हमारा क्या होता है, वही हमारा प्रधान पद होता है। और जिसमें प्रधान पद है वो कौन सा है, वो हमारा उत्तर प्रधान पद है। जैसा कि तत्पुरुष समास में बताया गया है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। तो जब हम इसकी व्याख्या करते हैं, व्याख्या किस प्रकार होती है, शिक्षा धन आल्य, यानी कि शिक्षा क्या होगा, शिक्षक का आल्य होगा, शिक्षक के लिए आल्य होगा, इसमें होगा शिक्षक के लिए आल्य। आल्य का मतलब क्या होता है, यानी कि घर, शिक्षा का घर। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे शिक्षा का आल्य, आल्य कहेंगे हम। इसी प्रकार इसमें क्या आया, प्रसर्ग चिन्ह इसमें देखने को मिला हमें के लिए। तो यहीं से इसकी पहचान होती है कि इसमें तत्पुरुष समास उपस्थित है। अगला जो उदाहरण है वो है हमारा विधानसभा, यानी कि विधानसभा। जब हम विधान में सभा शब्द जोड़ते हैं और सभा शब्द जुड़ने से यानी कि उत्तर पद जुड़ने से उत्तर पद क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है, क्योंकि इसी के जुड़ने से इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है,
तो इसका जो व्याख्या होगी वो क्या होगी? विधानसभा। हम इसे क्या कहेंगे? विधान के लिए सभा। क्या कहेंगे? विधान के लिए सभा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विधान के लिए सभा। इसमें भी हमें क्या देखने को मिला? इसमें भी हमें के लिए प्रसर्ग चिन्ह देखने को मिला। अगला जो है वो है हमारा गौशाला। क्या? गौशाला, यानी कि शाला के शब्द जुड़ने से इसमें अर्थ में परिवर्तन हुआ, तो इसमें भी उत्तर पद प्रधान है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। गौशाला यानी कि गो के लिए शाला, गो के लिए शाला। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे, इसमें क्या हो जाए? गो के लिए शाला, यानी कि गो गायों के लिए घर, इसे हम क्या कहते हैं? गौशाला। तो इसमें भी क्या देखने को मिला? इसमें भी हमें प्रसर्ग चिन्ह ये देखने को मिलता है। अगला जो उदाहरण है वो है देशभक्ति। क्या? देशभक्ति। जब देश के साथ हम भक्ति शब्द को जोड़ते हैं, जब पूर्व पद के साथ उत्तर पद जोड़ते हैं और उत्तर पद ही एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो इसका मतलब वहां पे उत्तर पद प्रधान है। जैसे देश में भक्ति जुड़कर भक्ति ने एक विशेष अर्थ प्रकट किया, तो क्या है यहाँ पे? उत्तर पद प्रधान है। और इसका जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा देश के लिए भक्ति। क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा देश के लिए भक्ति। तो इसमें भी क्या देखने को मिला? इसमें भी हमें के लिए प्रसर्ग चिन्ह देखने को मिलता है। अगला उदाहरण है हमारा हथकड़ी। क्या? हथकड़ी, यानी कि हथ के साथ हम कड़ी जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हाथों के लिए कड़ी। इसमें भी हमें क्या देखने को मिला? इसमें भी देखने को मिला हमें के लिए प्रसर्ग चिन्ह। क्या? के लिए प्रसर्ग चिन्ह। इसी के आधार पर हमें पता चला है कि यहाँ पे क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला है हमारा रहा खर्च। क्या? रहा खर्च, यानी कि ऐसा खर्च जो हमारे रास्ते के लिए हो, ऐसा खर्च जो हमें रास्ते के लिए हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम रहा खर्च, यानी कि रहा के लिए खर्च। क्या? रहा के लिए खर्च। तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा रहा खर्च। तो इसमें भी क्या देखने को मिला? इसमें भी हमें के लिए प्रसर्ग चिन्ह दिखाई दिया। अब हमारा आता है रसोई घर। रसोई घर, यानी कि रसोई के लिए घर। क्या? रसोई के लिए घर। जैसे पुस्तकालय, यानी कि पुस्तक के लिए आलय, एक हमारा ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारे थे के लिए प्रसर्ग पर आधारित। अब हम इससे आगे के उदाहरण पर चलते हैं, कहीं के तत्पुरुष समास के। जो आगे प्रसर्ग चिन्ह का प्रयोग होगा उसमें हमारा होगा का की प्रसर्ग का प्रयोग। कहीं कौन से? का और की प्रसर्ग का प्रयोग। इसी के आधार पर हम देखेंगे जो हमारा पहला उदाहरण बनेगा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा विद्याभ्यास। क्या? विद्याभ्यास हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार जो अगला उदाहरण होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? अगला उदाहरण हमारा हो जाएगा राम राज्य। क्या हो जाएगा? हमारा अगला जो उदाहरण होगा वो हमारा होगा राम राज्य। क्या? राम राज्य। और जो अगला उदाहरण होगा वो हमारा होगा अन्नदाता। क्या? अन्नदाता भी एक हमारा इसका उदाहरण हो जाता है। जो अगला उदाहरण होगा वो हमारा हो जाएगा वीरपुत्र। क्या? वीरपुत्र इसका हमारा अगला उदाहरण हो जाएगा। और एक उदाहरण हमारा हो जाएगा गंगा जल। क्या? गंगा जल भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। और जो अगला उदाहरण होगा वो हमारा होगा क्या? वो हमारा होगा पराधीन। क्या? पराधीन भी हमारा एक इसी का उदाहरण हो जाएगा।
अगला उदाहरण जो होगा वो हमारा हो जाएगा देश सेवा। देश सेवा भी हमारा इसी तत्पुरुष समास का एक उदाहरण होता है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं क्या, विद्या अभ्यास, यानी कि विद्या के साथ जब हम अभ्यास शब्द को जोड़ते हैं और इसका पर में परिवर्तन कौन कर रहा है, अभ्यास, यानी कि उत्तर पद। तो यहाँ पे कौन प्रधान है, यहाँ पे उत्तर पद ही प्रधान है। तो इसका अर्थ होगा विद्याभ्यास का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विद्या का अभ्यास। क्या हो जाएगा, विद्या का अभ्यास। तो हमें प्रसर्ग चिन्ह क्या है, यहाँ पे है का प्रसर्ग चिन्ह। इसी प्रकार राम राज्य, यानी के क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा राम का राज्य। जो हमारा अगला उदाहरण है अन्नदाता, अन्नदाता का क्या हो जाएगा, अंधन दाता, यानी के अन्न का है जो दाता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अन्न का दाता। जो अन्न का दाता हो उसे अन्नदाता कहते हैं। अगला है वीर पुत्र, यानी कि ऐसा पुत्र जो वीर हो, यानी ऐसा पुत्र जो वीर का हो, यानी कि वीर का पुत्र। क्या, वीर का पुत्र, या ऐसा पुत्र जो वीर से उत्पन्न हुआ हो उसे हम कहते हैं वीर पुत्र। यहां पर भी क्या है, यहां पर भी का प्रसर्ग चिन्ह है। इसी प्रकार गंगा जल, यानी के गंगा का जल, यहां पर भी क्या है, यहां पर भी हमारा का प्रसर्ग है। पराधीन, यानी के परा का धीन, परा के अधीन, परा के अधीन। यहां पर हमारा क्या है, यहां पर हमारा है के प्रसर्ग चिन्ह। क्या, के प्रसर्ग चिन्ह। इसी प्रकार बेटा अगला है देश सेवा, यानी के देश की सेवा। क्या, देश सेवा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा देश की सेवा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा देश की सेवा। उसको हम क्या कहेंगे, देश की सेवा को, उसको हम कहेंगे देश सेवा। तो ये हमारे थे का और की उपसर्ग पर आधारित उदाहरण जो हमारे तत्पुरुष समास से संबंधित थे। अब हम चलते हैं अगले प्रसर्ग पर। अगला जो प्रसर्ग आता है, जो उदाहरण आएंगे वो किस पर आधारित आएंगे वो देखते हैं। जो हमारा अगला उदाहरण होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा स्नेह मगन। क्या, स्नेह मगन। ये किस पर आधारित है, ये है में प्रसर्ग पर आधारित। तो उदाहरण क्या होगा हमारा, स्नेह मगन। क्या, स्नेह मगन। जो हमारा अगला उदाहरण होगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा गृह प्रवेश। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा गृह प्रवेश। क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा गृह प्रवेश। जो अगला उदाहरण होगा वो होगा हमारा आप बीती। क्या, अगला उदाहरण हमारा हो जाएगा आप बीती। आप बीती हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। अगला हम उदाहरण लेंगे नरोत्तम। क्या, नरोत्तम हमारा अगला उदाहरण हो जाएगा। एक हमारा उदाहरण हो जाएगा सर्वोत्तम। क्या, सर्वोत्तम भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। और जो एक हमारा आखिरी उदाहरण होगा वो हो जाएगा हमारा वनवास। क्या, वनवास भी एक हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं हम, वो हो जाएगा शोक मगन।
जैसा हमारा पहला उदाहरण है स्नेह मगन। स्नेह के साथ जब मगन शब्द जुड़ता है, स्नेह के साथ जब मगन शब्द जुड़ता है, मगन शब्द जुड़ने से ही हमारे अर्थ में एक परिवर्तन होता है, और जो परिवर्तन करता है वही हमारा प्रधान पद होता है। जैसा हमारा यहाँ पे उत्तर पद प्रधान है। स्नेह मगन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? स्नेह मगन हम उसे कहते हैं जो स्नेह में मगन हो। क्या? तो स्नेह में मगन हो। स्नेह में मगन को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं स्नेह मगन। तो इसमें हमारा प्रसर्ग चिन्ह क्या आया? इसमें आया हमारा में प्रसर्ग चिन्ह। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा ग्रह प्रवेश। क्या? ग्रह प्रवेश, यानी कि ग्रह में प्रवेश को हम क्या कहेंगे? ग्रह में प्रवेश को हम कहते हैं ग्रह प्रवेश। इसमें भी हमारा क्या आया? इसमें भी हमारा में प्रसर्ग चिन्ह आता है, जिसके आधार पर हम पहचान करते हैं कि यहाँ पर भी हमारा तत्पुरुष समास है। इस प्रकार अगला उदाहरण आता है हमारा आप बीती। क्या? आप बीती हमारा अगला उदाहरण आता है। जैसा आप बीती किसे कहते हैं? आप बीती हम उसे कहते हैं जो खुद पर बीती हो, यानी कि खुद पर बीती हुई हम क्या कहते हैं? आप बीती। आप में बीती वो क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं आप बीती। जैसा जो हमारा यहाँ पे प्रसर्ग चिन्ह आया वो क्या आया? वो आया में, जिसके आधार पर हमें पता लगा कि यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अगला उदाहरण आता है हमारा नरोत्तम। नरो उत्तम, यानी कि नर धन उत्तम, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नरो उत्तम। तो नरोत्तम किसे कहते हैं? नरोत्तम हम कहते हैं जो नर में उत्तम हो, में उत्तम हो, या नरों में उत्तम, उसे हम क्या कहते हैं? नरोत्तम। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिला? यहाँ पे भी हमें में प्रसर्ग देखने को मिलता है। अगला जो है वो है सर्वोत्तम, यानी कि सर्वधन उत्तम, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम किसे कहते हैं? जो सब में उत्तम हो, यानी सर्वों में उत्तम हो, जो सबों में उत्तम हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सर्वोत्तम कहते हैं। जैसे यहां पर भी हमें क्या देखने को मिला? यहां भी हमें प्रसर्ग चिन्ह देखने को मिला। इसके बाद जो अगला उदाहरण है वो है वनवास। क्या? वनवास हमारा इसका उदाहरण बचता है। जैसा वनवास किसे कहते हैं? वन को वास कहते हैं, वन में वास कहते हैं। वन को वास कोई शब्द नहीं होता हमारा होता है वन में वास, यानी कि वन में जो वास करता है हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे वनवास कहते हैं। तो यहाँ पे जो में है वो क्या है? में यहाँ पे हमारा प्रसर्ग चिन्ह है। इसी प्रकार जो अगला उदाहरण है वो है हमारा शोकमग्न। क्या? शोकमग्न, यानी कि ऐसा कोई जो अपने शोक में ही मगन हो। क्या? जो अपने शोक में ही मगन हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शोकमग्न। जो शोक में मग्न हो, जो शोक में मग्न हो वो क्या होता है? वो होता है हमारा शोकमग्न। यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिला? यहाँ पर भी हमें देखने को मिला कि यहाँ भी हमारा क्या है? में प्रसर्ग चिन्ह लगा हुआ है। अर्थात इसी के आधार पर हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें भी हमारा क्या है? इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास है। तो ये थे हमारे कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब हम चलते हैं इससे आगे के समास पर, और जो हमारा इससे आगे वाला समास होगा वो कौन सा होगा? अब जो हमारा समास होगा वो होगा हमारा क्रमधार्य समास। क्या होगा? वो होगा हमारा क्रमधार्य समास। किसका भाग है क्रमधार्य समास? किसका भाग है? ये तत्पुरुष समास का ही भाग होता है क्रमधार्य समास। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कर्मधारय समास और जो द्विगु समास है ये हमारे किसका होता है? ये हमारे तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। ठीक है। और कर्मधारय समास में जो पद होता है वो कौन सा प्रधान होता है? इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? इसमें भी हमारा उत्तर पद प्रधान होता है।
बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन से पद का उत्तर पद या पूर्व पद प्रधान होता है या कौन से पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो ये बात विशेष नोट करके लिखना कि कौन से पद का कौन सा पद प्रधान होता है। इसी प्रकार जो हम इसकी पहचान करते हैं, जो हम इस समास की पहचान करते हैं, वे कौन सी ट्रिक के माध्यम से करते हैं या इसके पहचानने की जो ट्रिक है वो क्या होती है। जो इसके पहचानने की ट्रिक होती है वो होती है जो। क्या वो होती है इसकी ट्रिक पहचानने की, जिन शब्दों का तोड़ने में क्या आ जाए, है जो या फिर क्या आ जाए, या फिर आ जाए हमारा के समान। क्या है जो या के समान भी इसे देखने को मिलता है। यानी कि जब हम शब्द की आख्या करते हैं तो उसमें है जो या के समान आ जाए उनके बीच में, तो वहां पे हमारा क्या होता है, वहां पे हमारा कर्मधारय समास होता है। जैसे इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे इसका हमारा पहला उदाहरण हो जाता है, हमारा पहला उदाहरण क्या होगा, इसका जो हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा वो होगा लोहो पुरुष। क्या होगा, लोहो पुरुष हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला जो हमारा उदाहरण होगा वो होगा हमारा महात्मा। क्या, महात्मा भी एक हमारा इसका उदाहरण हो जाता है। जो अगला उदाहरण होगा इसका वो हो जाएगा महाकवि। क्या, महाकवि भी इसका ही उदाहरण होता है। एक हमारा उदाहरण हो जाएगा पीताम्बर। क्या, पीताम्बर भी एक इसी का उदाहरण हो जाता है। एक हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा नीलकमल। क्या, नीलकमल भी एक इसी का उदाहरण हो जाता है। और जो अगला उदाहरण होगा वो हो जाएगा हमारा महावीर। महावीर भी हमारा इसी का एक उदाहरण हो जाता है। और जो एक उदाहरण होगा वो हमारा हो जाएगा चरण कमल। क्या, चरण कमल भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। तो देखते हैं हम इन उदाहरण के माध्यम से कि इनमें कौन से समास निहित है। जैसे हमारा पहला ही उदाहरण है क्या, लोहो पुरुष। यानी कि लोहो के साथ, लोहा का अर्थ क्या होता है, लोहा, और पुरुष का मानव। जब हम लोहो के साथ पुरुष शब्द जोड़ते हैं, यानी कि पूर्व पद के साथ जब हम उत्तर पद जोड़ते हैं और उत्तर पद के जुड़ने से उसका जो अर्थ में एक विशेष परिवर्तन होता है, और जो शब्द लगकर जिसमें परिवर्तन करता है हम उसी को प्रधान पद कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो परिवर्तन किया वो क्या, हमारा उत्तर पद ने, तो यहाँ पर क्या है, उत्तर पद प्रधान। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा कर्मधारय समास है। इसकी पहचान यहाँ से हो जाती है। और जो फिर है दूसरी पहचान है, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि इसकी पहचान जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे, जिस शब्द के बीच में क्या आ जाए, है जो या के समान, यानी के तोड़ने में। जैसे लोहो पुरुष, लोहो पुरुष किसे कहते हैं, लोहो है जो पुरुष या लोहो के समान पुरुष, हम उसे क्या कहते हैं, लोहो पुरुष। क्या, लोहो के समान पुरुष, यानी कि जो लोहे के समान होगा उसी को तो हम लोह पुरुष कहेंगे। जो लोहे के समान होगा उसी को तो हम लोह पुरुष कहेंगे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला के समान, जो हमारा ट्रिक के माध्यम से भी कर्मधारय समास की निहित है। अगला उदाहरण है हमारा महात्मा। क्या, महात्मा, यानी के महान धन आत्मा। तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है महात्मा। जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो क्या कैसे करेंगे कि महान के समान, महान है जो आत्मा। महात्मा हम किसे कहते हैं,
महात्मा हम उसी तो कहेंगे जो महान हो या जिसकी आत्मा महान हो। महान है जो आत्मा, तो यहाँ पे क्या है जो, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा कर्मधारय समास को प्रदर्शित करता है। अगला जो उदाहरण है वो है हमारा महाकवि। क्या? महाकवि। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका भी अर्थ हो जाएगा महान है जो कवि, क्या, या महान के समान कवि। महान है जो कवि, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेटा महान कवि, महाकवि। उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं महाकवि। तो है जो आ गया, तो यहां पर क्या है? यहां पर भी हमारा कर्मधारय समास है। अब जो अगला उदाहरण आता है वो आता है हमारा पीताम्बर। क्या? पीताम्बर, यानी कि पित धन अंबर, तो क्या हो जाता है? पीताम्बर। पीताम्बर किसे कहते हैं? पित है, पित के समान अंबर, पित के समान अंबर। पित क्या होता है? पित हमारा होता है पीला। पित किसे कहते हैं? पीले को हम पित कहते हैं, यानी कि पीला के समान अंबर, उसे हम क्या कहते हैं? पीताम्बर। यहाँ पे हमारा क्या आया? यहाँ भी हमारा की समान आया, जो किसे इंगित करता है? जो हमारा कर्मधारय समास को ही इंगित करता है या इसकी पहचान करता है। अगला उदाहरण है हमारा नील कमल। क्या है? नील, चाहे हमारा नील कमल, यानी कि नीले के समान कमल, या नीला है जो कमल। नीला है जो कमल, उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं नील कमल। क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं नील कमल। जैसे हमारा यहाँ पे एक उदाहरण और हो जाता नील गाय। क्या हो जाता है? नील गाय भी अगर हो जाता तो क्या होता उसका? नीली है जो गाय, तो वो भी क्या होता? वो भी हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। इसी प्रकार महावीर। क्या? महावीर, यानी कि महान है जो वीर। महान है जो कौन? वीर। महान है जो वीर, उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं महावीर। यहां भी हमें क्या देखने को मिला? यहां भी हमें है जो देखने को मिला। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी हमारा कर्मधारय समास है। और जो आखिरी उदाहरण बचता है वो है हमारा चरण कमल। क्या? चरण कमल। चरण कमल क्या होता है? चरण कमल कहते हैं हम चरण के समान कमल। चरण के समान कमल। तो इसमें भी हमें क्या देखने को मिला? इसमें भी हमें देखने को मिला के समान। तो यानी कि यहां भी हमारा क्या है? यहां भी हमारा कर्मधारय समास निहित है। अब हम चलते हैं इससे आगे के उदाहरण पर। जो हमारा अगला उदाहरण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा विद्या रतन। क्या? विद्या रतन भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। और क्या होगा? वो एक हमारा हो जाएगा वायु वेग। क्या? वायु वेग भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाता है। और जो अगला उदाहरण होगा वो हमारा हो जाएगा मर्गलोचन। क्या? मर्गलोचन भी एक इसी का उदाहरण हो जाएगा। मर्गलोचन, जैसा कि पहला ही उदाहरण है हमारा विद्या रतन, यानी कि विद्या के समान रतन। क्या कहेंगे हम कहेंगे विद्या के समान रतन। जो हमारा विद्या के समान रतन होगा हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं विद्या रतन। तो यहां भी हमें क्या देखने को मिला? यहां भी हमें देखने को मिला के समान, यानी कि कर्मधारय समास। इसी प्रकार वायु वेग। क्या? वायु वेग। वायु वेग को क्या कहते हैं? वायु वेग को कहते हैं वायु के समान वेग। क्या? वायु के समान वेग। वायु के समान वेग, उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं वायु वेग। यहां पे हमें क्या देखने को मिला? कि समान, जिससे पता चलता है कि, या जिससे पहचान होती है यहाँ पे हमारा क्या है? कर्मधारय समास है।
जो हमारा अगला उदाहरण है वो है मर्गलोचन। क्या? मर्गलोचन। मर्ग का अर्थ क्या होता है? मर्ग का अर्थ होता है क्या? मर्ग का हमारा अर्थ होता है हिरन, यानी कि लोचन। और लोचन का अर्थ क्या होता है? लोचन का अर्थ होता है हमारा क्या? आंखें। क्या? आंखें। यानी कि मर्ग के समान, मर्ग के समान क्या? लोचन। उसे हम क्या कहते हैं? मर्गलोचन। क्या कहेंगे? मर्गलोचन। तो यहां भी हमारा क्या देखने को मिला? यहां भी हमारा क्रमधार्य की पहचान करने वाला के समान या है जो देखने को मिलता है। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा, इनमें हमारा क्या है? इनमें हमारा क्रमधार्य समास है। तो बेटा आज हम पढ़ते हैं यहां तक ही। कल की क्लास में हम शुरू करेंगे तत्पुरुष समास का दूसरा भाग, द्विगु समास से कल हम शुरुआत करेंगे। तो आशा है आपसे आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।